नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BR चौधरी और आप देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के इतिहास की जानकारी के स्रोत, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। तो आइए देखते हैं राजस्थान के इतिहास के प्रमुख शिलालेख। देखो, वैसे तो राजस्थान इतिहास जानने के बहुत सारे शिलालेख हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट शिलालेख जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं उनको मैंने सेलेक्ट किए और आइए देखते हैं राजस्थान के शिलालेख। देखो, जो शिलालेख होते हैं, पहली बात इतिहास जानने के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि ये समसामयिक होते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। दूसरा सवाल ये बनता है कि इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो शिलालेखों के अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी। जिस तरीके से सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, उसी तरीके से शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। देखिए, भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले शिलालेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने का जो काम शुरू किया था वो अशोक ने किया था। तो अशोक भारत का प्रथम सम्राट था जिन्होंने शिलालेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। और ये प्रेरणा उन्होंने कहाँ से ली? ये प्रेरणा ली दारा फर्स्ट या दाराहु या डेरियस। ये कहाँ का राजा था? ये था ईरान, मतलब ईरान बोले या फारस बोले या पर्सिया बोले, एक ही बात है। तो दाराहु और डेरियस फर्स्ट से ये प्रेरणा ली थी अशोक ने। और वो कहाँ का राजा था? दारा राजा था ईरान का, है ना। नेक्स्ट यदि बात करें, राजस्थान का सबसे प्राचीन, मतलब राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है वो है बड़ली शिलालेख। और ये बड़ली शिलालेख मिला है अजमेर के भिलोत माता मंदिर में। तो सबसे पुराना शिलालेख राजस्थान के हरदे अजमेर में मिला है भिलोत माता मंदिर में। वर्तमान में ये अजमेर संग्रहालय में क्या है, सुरक्षित है, ब्रह्म लिपि में लिखा गया है। तो बै से बड़ली, बै से ब्रह्म लिपि। तो ये शिलालेखों के बारे में बेसिक जानकारी थी। अब बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। मानचित्र के माध्यम से मैंने प्रयास किया है और हम बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से बीकानेर रियासत। तो बीकानेर के अंदर देखिए, बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला है, उस जूनागढ़ किले के वास्तविक निर्माता वो है राय सिंह। तो राय सिंह ने जब किला बनवाया तो जूनागढ़ के अंदर एक प्रशस्ति लगवा दी अपने नाम से, तो राय सिंह प्रशस्ति। इसके लेखक है जैन मुनि जैता। तो राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर में है। लेखक कौन है? जैन मुनि जैता। क्या दे रखा है? बीकानेर का इतिहास दे रखा है। बहुत सिंपल है। तो क्या दे रखा है? बीकानेर का इतिहास दे रखा है। बहुत ईजी है। बीकानेर के बाद बात करें जोधपुर की। जोधपुर के अंदर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख है गढ़ियाड़ा शिलालेख। जोधपुर के गढ़ियाड़ा गांव में मिला है गढ़ियाड़ा शिलालेख। क्या मामला था? हरिश्चंद्र रोहिल्दी नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति है, याद ध्यान से सुनना, हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण व्यक्ति है जिसका विवाह किससे हो गया? भद्रा नाम की क्षत्रिय महिला से। तो हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण है और भद्रा क्षत्रिय महिला, दोनों की शादी हो गई। 4 लड़के उत्पन्न हुए। कौन कौन से? रज्जिल, भोगभट, कद्दक और दद्दक। कौन? रज्जिल, भोगभट, कद्दक और दद्दक। तो ये जो भद्रा के 4 पुत्र थे ये क्षत्रिय कहलाए। और इन्हीं 4 पुत्रों ने क्या मिलकर क्या किया? मंडोर जीता और मंडोर को क्या बना लिया? राजधानी। इसलिए सवाल पूछा गया कि मंडोर के जो प्रतिहार थे वो क्या थे? क्षत्रिय थे, क्योंकि वो भद्रा से उत्पन्न हुए थे और जो भद्रा महिला थी वो क्षत्रिय महिला थी। नेक्स्ट बात करें बाड़मेर में। बाड़मेर में किराड़ू। देखो, बाड़मेर का वो इलाका जिसका नाम किरातकूप मिलता है। कूप मतलब कुआं, किरातकूप, वर्तमान में किराड़ू, ये बाड़मेर में है। तो बाड़मेर में किराड़ू का शिलालेख ये शिवालय में मिला है, क्योंकि किराड़ू प्राचीन काल में परमारों की राजधानी हुआ करते थे। तो जो किराड़ू के परमार थे वो कौन थे? तो बताते हैं कि इनको उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से मानी जाती है। बहुत ईजी है। वही बात जो चंद्रबरदाई रासों में पृथ्वीराज का जो है राजकवि है ना, वो बताता है। तो पृथ्वीराज जो रासों के अंदर जिन्होंने चंद्रबरदाई ने बताया है ना कि वशिष्ठ प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान वशिष्ठ के आबू कुंड के आबू के अंदर जो आबू पर्वत में अग्नि जो यज्ञ किया था हवन कुंड से, वहीं से निकले थे 4। तो परमार उस बात की पुष्टि करते हैं। तो किराड़ू में लिखा है किराड़ू के जो परमार है वशिष्ठ के आबू पर्वत पर यज्ञ किया हवन कुंड से निकले थे, मतलब अग्निकुंड सिद्धांत का क्या करते हैं, इसको सही मानते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें पाली में रणकपुर। देखो, पाली के अंदर एक जगह का नाम है रणकपुर, और रणकपुर फेमस है अपने जैन मंदिर को लेकर। तो कुंभा जब मेवाड़ का राजा, उस टाइम पाली के रणकपुर में जैन मंदिर बने थे, जिसे चौमुखा जैन मंदिर बोलते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, 1444 खम्भे है। इसे स्तंभों का जंगल, स्तंभों का वन बोलते हैं। और ये मथाई नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास बात, इसी मंदिर में जो प्रशस्ति लगी हुई उसका नाम है रणकपुर प्रशस्ति। तो रणकपुर प्रशस्ति पाली में हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है? बापा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, बापा रावल
की उपाधि थी कालभोज, लेकिन यह एक शिलालेख जिसमें बताया गया कि नहीं, बापाराव अलग है, कालभोज अलग है। ये मथाई नदी के किनारे जैन मंदिर में लगा हुआ है, सिंपल। नेक्स्ट यदि बात करें सिरोही, सिरोही में 3 जो है प्रशस्ति या शिलालेख याद रखने। तो सिरोही में आ जाए सबसे पहले बसंतगढ़ शिलालेख, बहुत ईजी है, बसंतगढ़ का किला या बसंतगढ़ का किला सिरोही में, तो बसंतगढ़ शिलालेख। देखो बसंतगढ़ तो सामंती प्रथा, तो बसंतगढ़ शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, सामंती प्रथा का वर्णन है। उसके बाद बात करें अचलेश्वर महादेव, देखो गढ़ का किला अचलेश्वर महादेव मंदिर भी सिरोही में, तो अचलेश्वर शिलालेख भी कहाँ हो जाएगा, सिरोही में। इसमें क्या बता रखा है कि मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है बापा से लेकर समर सिंह तक, है ना। तो अचलेश्वर में क्या है, बापा से लेकर समर्थ सिंह तक का मेवाड़ का इतिहास, क्योंकि सिरोही लगभग ज्यादा टाइम तक मेवाड़ का हिस्सा रहा था, इसलिए सिंपल। नेक्स्ट बात करें लूण वसई प्रशस्ति, देखो देलवाड़ा के जैन मंदिर है सिरोही में, तो उस मंदिर में लगाया लूण वसई प्रशस्ति। क्या दे रखा है, एक तो आबू में, इसलिए आबू के परमार वंश की जानकारी प्लस वास्तुपाल और तेजपाल दो भाई थे, उनके बारे में बातें लिखी हुई है। तो लूण वसई प्रशस्ति में आबू के परमार प्लस वास्तुपाल और तेजपाल दोनों का वर्णन मिलता है। सिरोही के अंदर 3 याद रखिए। उसके बाद बात करें उदयपुर, उदयपुर के अंदर 4 याद रखिए। सबसे पहले याद रखिए उदयपुर में जावर, फिर नागदा, फिर जगन्नाथ राय प्रशस्ति और श्रृंगी ऋषि का लेख। 2-3 बातें आइए देखते हैं। सबसे पहले जावर प्रशस्ति, अरे जावर बहुत सिंपल है। जावर में लाखा के टाइम चांदी की खाने खोजी गई थी और लाखा वृद्धावस्था में शादी की, मतलब लाखा का परिवार बड़ा था, लाखा का संबंध जावर से, चांदी की खाने, तो याद रखिए बड़ा परिवार मतलब शुंग परिवार पर था। तो जावर में क्या दे रखा है, शिलालेख में शुंग परिवार पर था की जानकारी मिलती है। उसके बाद बात करें नागदा, नागदा उदयपुर में है, तो नागदा में क्या नागराज होता है, नागराज की बहुत सारी शादियां होती है, तो बहुविवाह होगा तो बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा, शुंग प्रथा। तो याद रखिए नागदा में बहुविवाह और शुंग परिवार प्रथा, भाई शादी ज्यादा हो जाएगी तो परिवार बड़ा हो जाएगा। तो नागदा में तो बहुविवाह प्लस शुंग परिवार प्रथा है, जबकि जावर में ओनली शुंग परिवार प्रथा। अब बात करें जगन्नाथ राय प्रशस्ति, देखो उदयपुर के अंदर है जगन्नाथ राय मंदिर, तो जगन्नाथ राय मंदिर में जगन्नाथ राय प्रशस्ति बहुत ईजी है। जगन्नाथ राय मतलब जगत को नाथ मतलब भगवान कृष्ण, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, कृष्ण भट्ट। तो कृष्ण भट्ट इसके क्या है, लेखक, तो लेखक तो हो जाएंगे कृष्ण भट्ट। क्या दे रखा है, हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की जीत का उल्लेख है, सबसे इंपॉर्टेंट। जगन्नाथ राय प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की जीत का उल्लेख, लेखक कौन है, जगन्नाथ राय, जगत का नाथ भगवान कृष्ण है, तो लेखक कृष्ण भट्ट हो जाएगा, इजी। चौथा श्रृंगी ऋषि लेख, श्रृंगी ऋषि लेख है ना, श्रृंग मतलब होता है ना चोटी। तो पहाड़ों पर, उदयपुर में पहाड़ों पर कौन रहते हैं, भील लोग, क्योंकि भील लोग दक्षिणी राजस्थान में रह रहे हैं, तो भील लोग रह रहे हैं, तो भीलों की सामाजिक स्थिति, तो श्रृंगी ऋषि लेख में भीलों की कौन सी स्थिति, सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। तो ये उदयपुर के 4। अब चित्तौड़गढ़ उदयपुर के पास है, तो चित्तौड़गढ़ में मेन 4 याद रखना, मानमोरी, कीर्ति स्तंभ, गोसुंडी और गोसुंडी की बावड़ी का लेख। तो सबसे पहले आइए मानमोरी, देखो बहुत ईजी है मानमोरी, तो मैं से मानमोरी, मैं से मंथन, किसका मंथन, समुद्र मंथन। तो मानमोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में समुद्र मंथन का वर्णन है। कर्नल टोड जब इंग्लैंड जा रहा था, इसे ले जा रहा था, तो समुद्र मंथन का वर्णन है, तो समुद्र में फेंक दिया। तो मानमोरी मंथन का वर्णन, समुद्र मंथन का वर्णन, और टोड ने इसे समुद्र में फेंका, सिंपल। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक बहुत बड़ा स्तंभ है, उसको बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, तो जाहिर सी बात है कि कुंभा की मालवा विजय का उल्लेख मिलेगा। तो आइए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को देखते हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में अत्रि और महेश इसके लेखक है। कुंभा की मालवा विजयों का उल्लेख है, इसके साथ साथ कुंभा की जो उपाधियां है ना, शैलगुरु, चापगुरु, हालगुरु, दानगुरु, ये सारे कुंभा की उपाधियां। तो सिंपल कीर्ति स्तंभ, कुंभा की मालवा विजय, कुंभा की उपाधियां, और लेखक कौन है, अत्रि और महेश। नेक्स्ट आ जाइए गोसुंडी शिलालेख, RS 2013 मेंस में पूछा गया सवाल है गोसुंडी शिलालेख। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हो जाता है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का सबसे पुराना यदि कोई अभिलेख साक्ष्य है तो वो कोई और नहीं है, गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में। ऐसे याद रखना, गोसुंडी सूंड आ रहा है, सूंड भगवान गणेश के, मतलब हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म, तो वैष्णव धर्म प्रचलन की जानकारी मिलती है। तो गोसुंडी शिलालेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। वैष्णव, राजस्थान में वैष्णव धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म मतलब भागवत धर्म के प्रचलन का उल्लेख है। एक राजा होते हैं सरोता, तो वो भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं और अश्वमेध कराते हैं, मतलब अश्वमेध यज्ञ हिंदू धर्म की है ना, एक एविडेंस हो जाएगा। तो गोसुंडी में सूंड वाले देवता मतलब भागवत धर्म, वैष्णव धर्म या हिंदू धर्म के प्रचलन की जानकारी मिलती है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का ये लेख है चित्तौड़गढ़। फिर गोसुंडी की बावड़ी का लेख सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक इतिहास का छोटा सा किस्सा है, ये मारवाड़ मतलब जोधपुर, यहाँ मेवाड़ मतलब
उदयपुर। मारवाड़ का राजा जोधा और मेवाड़ का राजा कुंभा, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और उसके बाद में दोनों कुंभा और जोधा के बीच में एक संधि हुई थी, आओल बाओल की संधि। हिस्ट्री में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आओल बाओल संधि हो गई कुंभा और जोधा के बीच। इस संधि को मजबूत करने के लिए जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी की शादी कुंभा के पुत्र रायमल से कर दी, जो सांगा के पिता थे। तो श्रृंगार देवी पत्नी होगी किसकी? रायमल की। तो श्रृंगार देवी जो जोधा की पुत्री थी, उसने चित्तौड़गढ़ में एक बावड़ी बनाई, गोसुंडी की बावड़ी, उसमें लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं गोसुंडी बावड़ी का लेख। तो इसके लेखक कौन है? महेश्वर। रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने बावड़ी का निर्माण करवाया, ऐसा लिखा हुआ है। और ये श्रृंगार देवी कौन थी? मारवाड़ के जोधा राठौड़ की पुत्री। तो चित्तौड़गढ़ के 3 हो गए। अब आइए भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा सिंपल बिजोलिया। तो बिजोलिया भीलवाड़ा में है। सिंपल किसान आंदोलन भी पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में। तो बिजोलिया भीलवाड़ा में क्या है? इसके लेखक तो है गुणभद्र। सांबर के जो चौहान है ना, उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और साथ ही साथ बताया गया चौहानों के संस्थापक वासुदेव चौहान है, उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। तो याद रखिए बिजोलिया शिलालेख गुणभद्र, और ये कब का है? 1170 ईस्वी का है। तो याद रखिए 1170 ईस्वी का है। उसमें क्या कहा गया है कि सांबर के जो चौहान है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, और सांबर झील के प्रवर्तक कौन है? वासुदेव चौहान। ठीक, गुणभद्र इसके लेखक है। बिजोलिया के बाद आ जाइए झालावाड़ में गंगधार का लेख। सिंपल है, गंगधार झालावाड़। झालावाड़ में गंगधार में 5वीं सदी के में सामंत प्रथा जो प्रचलन में थी उसका वर्णन है, प्लस एक वैष्णव मंदिर, भगवान विष्णु मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। बताते हैं कि विश्वकर्मा के मंत्री मयूराक्ष ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो गंगधार झालावाड़ 5वीं शताब्दी में सामंती प्रथा प्लस विष्णु मंदिर निर्माण की बात कही गई। उसके बाद आज एक कोटा। कैसे कोटा और कैसे क्या हो जाएगा? कणसवा। मौर्य राजा धवल देव का वर्णन है ना। मारवाड़ी में क्या कोटा कूट दियो धो दियो, तो कोटा में धो दियो मतलब कूट दिया। धवल मौर्य का वर्णन है, मतलब राजस्थान में मौर्यों का शासन था, ऐसी बात इसमें मिलती है। नेक्स्ट आ जाइए राजसमंद। उदयपुर से अलग हुआ था राजसमंद। राजसमंद की 2 जो है शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है राज प्रशस्ति और एक है कुंभलगढ़ था। ये सबसे पहले राज प्रशस्ति की बात कर लेंगे। मेवाड़ में एक राजा हुआ था राज सिंह। राज सिंह के टाइम है ना राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। उस झील का उत्तरी पाल है नौचौकी की पाल। उस झील में 25 विशाल शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा संस्कृत भाषा में। रणछोड़ भट्ट तेलंग दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख है ना, शिलाओं पर लिखा गया सबसे बड़ा इतिहास है, यही है राज सिंह प्रशस्ति। तो आइए देखते हैं क्या है राज प्रशस्ति। राजसमंद झील जो कांकरोली में है ना, उसकी उत्तरी पाल जिसे नौचौकी की पाल बोलते हैं, उसमें 25 विशाल शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखा, जो विश्व का सबसे लंबा शिलालेख है। क्या लिखा है? एक तो सिंपल सी बात है, मेवाड़ का इतिहास लिखेंगे। दूसरा मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ और मुगल संधि, मुगल मतलब जहांगीर और मेवाड़ में अमर सिंह। तो अमर सिंह और जहांगीर के बीच में जो अजमेर के मैगजीन के दुर्ग में जो संधि हुई थी उसका वर्णन है। तो मेवाड़ का इतिहास प्लस मेवाड़ मुगल संधि जो अजमेर की मैगजीन दुर्ग में उसका वर्णन है। फिर आ जाए कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभलगढ़ प्रशस्ति। सिंपल कैसे कुंभलगढ़ कैसे? कान्हा व्यास। तो कान्हा व्यास लेखक है। इसमें कुंभा ने अपने पूर्वज हमीर सिसोदिया को विष्णु घाटी पंचानन कहा है। हमीर सिसोदिया को क्या कहा गया है? विष्णु घाटी पंचानन। पंचानन किसको बोलते हैं? शेर को। तो इसका मतलब ये हो गया विष्णु घाटी पंचानन का कि विकट परिस्थितियों में शत्रु के लिए शेर के समान था। कौन? हमीर सिसोदिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलिए अजमेर में बड़ली। बी से बड़ली, ए से अजमेर। तो अजमेर में बड़ली जैसे राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख की बात कर ली, कब का है? 443 BC, 443 ईसा पूर्व का है। ये अजमेर के वर्तमान अजमेर म्यूजियम में है, लेकिन मिला कहाँ था? भिलोत माता मंदिर में। और बै से बड़ली और बै से ब्रह्मी लिपि में लिखा हुआ ये शिलालेख है। फिर आ जाइए जयपुर। जयपुर में 2 है, आमेर का लेख आमेर के महलों में, और बाबरू शिलालेख जो बैराठ में। सबसे पहले आमेर का लेख आ जाइए। आमेर में जो कछवा राजवंश है, कछवाओं को रघुकुल तिलक कहा गया है इस शिलालेख में। कब का है? 1612। मतलब आमेर के कछुओं को रघुकुल तिलक कहा गया है, मतलब ये भगवान राम के वंशज है, ऐसा बताया गया है। कुश के वंशज बताते हैं, भगवान राम का एक लड़का था कुश, कुश से कछुआ बन गया, ऐसी बात है आमेर के शिलालेख में। नेक्स्ट आ जाइए बाबरू शिलालेख जो बैराठ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बै से बाबरू शिलालेख, बै से बैराठ, और बै से बौद्ध धर्म के अनुयायी की बात करते हैं। किसके? अशोक। और किसने खोजा? बै से बर्ट ने खोजा। सिंपल। तो बाबरू शिलालेख बैराठ में मिला है। अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का एकमात्र अभिलेखीय प्रमाण है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1837 में कैप्टन बट ने खोजा, वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में है। और बात कब की? ये कब का है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व, क्योंकि अशोक का टाइम भी 3री शताब्दी ईसा पूर्व, तो उस टाइम का होगा। बहुत सिंपल।
फिर हर्षनाथ सीकर के अंदर हर्षनाथ शिलालेख हर्षनाथ मंदिर में लगा होगा, बहुत सिंपल है। हर्षनाथ चौहानों के देवता है, तो इसमें क्या दे रखा होगा, हर्षनाथ के अंदर ये चौहानों का देवता है, तो चौहानों की वंशावली और चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो ये था राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान के ये प्रमुख शिलालेख आपको कंठस्थ हो गए होंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।